हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का पार्ट 1 करवाया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। पार्ट 2 लेकर मैं आई हूँ आपके सामने, उपचारात्मक आहार। जो हमारा पेंडिंग रह गया था वो हम वर्क आज करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। जो भी क्यूरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पॉइंट्स के साथ। 11th आपका आ रहा है। कल मैंने 10 पॉइंट्स कंप्लीट करवा दिए थे आपको उपचारात्मक आहार में, हमने डिस्कस किया। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 11th पॉइंट। 11th पॉइंट में हमारे आ रहा है सोडियम रहित आहार। सोडियम रहित आहार किस में नहीं देना चाहिए? आपके सोडियम रहित आहार नहीं देना चाहिए। एक तो आपके आ रहा है गर्भकालीन विषाक्तता में, जब प्रेगनेंसी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, आपके हार्ट डिजीज़ में, हाई बीपी में और ऑडिमा में, और आपके किडनी डिजीज़ में। स्टूडेंट्स, जब जो प्रेगनेंसी में टॉक्सिसिटी हो जाती है उस वक्त सोडियम रहित आहार देना चाहिए। ऐसा फूड नहीं देना चाहिए जिसमें सोडियम कंटेंट हो। और हार्ट डिजीज़ में हमें पता है, जब हार्ट डिजीज़ हो जाती है सोडियम वाला आहार नहीं देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी में सोडियम नहीं देते हैं। आपने सुना होगा नॉर्मली कि जब बीपी हाई होता है तो उसमें हम सॉल्ट वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें कम देते हैं जिसमें सॉल्ट यूज़ होता है। और आप ऑडिमा में भी सोडियम रहित आहार देते हैं क्योंकि ऑडिमा में बॉडी में सूजन आ जाती है। पानी भरा हुआ होता है और सोडियम क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर वाटर में कन्वर्ट होता है। ये पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। इसीलिए जब ऑलरेडी ओडिमा की जो प्रॉब्लम चल रही है तो सोडियम रहित आहार देना चाहिए ताकि सूजन को कंट्रोल किया जा सके। और एक किडनी डिजीज़, क्योंकि सोडियम जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो किडनी डिजीज़ में भी सोडियम रहित आहार देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो किडनी को जो काम है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए किडनी रोग में भी सोडियम रहित आहार देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सोडियम रहित आहार जो है वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स में दिया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आ रहा है आपके पोटेशियम रहित आहार। पोटेशियम रहित आहार में आपके आ रहा है यूरिन कम बनने या बिल्कुल ना बनने पर। अब ऐसा फूड जिसमें पोटेशियम ना हो वो कब देते हैं? वो तब देते हैं जब यूरिन कम बन रहा हो या फिर बिल्कुल ना बनने पर दिया जाता है। कम बनने या बिल्कुल ना बनने की स्थिति में दिया जाता है ताकि, और ये देने के पीछे उद्देश्य क्या होता है पोटेशियम रहित आहार देने के पीछे, कि यूरिन की जो मात्रा है वो बन सके। जब यूरिन कम बन रहा हो और बिल्कुल ना बन रहा हो तब पोटेशियम रहित आहार देते हैं ताकि यूरिन बन सके। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट आपके आ रहा है उच्च कैल्शियम। उच्च कैल्शियम युक्त आहार, उच्च कैल्शियम व फास्फोरस युक्त आहार कब दिया जाता है? आपके उच्च कैल्शियम व फास्फोरस युक्त आहार दिया जाता है रिकेट्स में, प्रेगनेंसी में, ऑस्टियोमलेशिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में। क्योंकि हम जानते हैं मतलब हाई कैल्शियम वाला फूड, हाई फास्फोरस हाई कैल्शियम, जब किसी को रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ये पैरों में जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, और आपकी प्रेगनेंसी में कैल्शियम की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है क्योंकि मदर से कैल्शियम बच्चा भी लेता है। प्रेगनेंसी में ऑस्टियोमलेशिया प्रौढ़ों का रोग है। और इसमें क्या आपके कैल्शियम और फास्फोरस की, जब इस एज में आफ्टर 30 की एज में बोला जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो कम एब्जॉर्ब होता है बोन्स में। ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और ऑस्टियोमलेशिया जो है प्रौढ़ों का रोग है। ये वयस्कों का रोग माना जाता है। ऑस्टियोमलेशिया की जब स्थिति हो जाती है किसी को, तब उच्च कैल्शियम या फास्फोरस युक्त आहार लेना चाहिए।
ऐसा फूड जिसके अंदर कैल्शियम या फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। और आपके ऑस्टियोपोरोसिस, ये आपको पता है वृद्ध रोग है। अब जो ओल्ड एज हो जाती है तब आपके जो कैल्शियम है उसका डीकैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम जो है वो ब्लड में आना शुरू हो जाता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस स्थिति में भी क्या करना चाहिए, उच्च कैल्शियम या फास्फोरस युक्त आहार लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट आपके आ रहा है निम्न कैल्शियम या फास्फोरस युक्त आहार। देखिए, उच्च कैल्शियम या फास्फोरस युक्त आहार जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं और टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है ना। सो तब लेना चाहिए। और निम्न कैल्शियम, कम कैल्शियम कब लेना चाहिए, कम फास्फोरस कब लेना चाहिए, जब किडनी में पथरी हो जाए, जब किडनी में स्टोन हो जाता है, तब कम कैल्शियम वाला जो फूड है वो लेना चाहिए, ताकि इसको बढ़ने से रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके आ रहा है कम प्यूरिन युक्त आहार। कम प्यूरिन युक्त आहार कब लेना चाहिए, वो लेना चाहिए आपके आर्थराइटिस में, मीन्स की गठिया में, और अगर जोड़ों का दर्द हो, गाउट भी एक तरह का गठिया रोग ही है। सो कम प्यूरिन युक्त आहार लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन देखिए इसमें कार्बन व नाइट्रोजन का कंटेंट होता है। प्यूरिन एमिनो एसिड बनाने में हेल्प करता है, यूरिक एसिड का ये उत्पादन करता है, और अगर इसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये मेटाबॉलिज्म पर भी इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए सूजन भी आ जाती है और यूरिक एसिड ना बने, इसके लिए जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है, सूजन है बॉडी पर, गाउट है, सो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको कम प्यूरिन वाला आहार लेना चाहिए, जैसे और ताकि उनका जो यूरिक एसिड है वो ना बने और उनको इस प्रॉब्लम में थोड़ा कंट्रोल करने में आसानी हो। और लेना क्या चाहिए, प्यूरिन में साग है, चावल है, ब्रेड है, नट्स है, इस तरह के फूड लेने चाहिए जो यूरिक एसिड कम बनाते हैं, जिसमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है। और क्या लेना नहीं चाहिए, प्यूरिन युक्त आहार कौन सा, कम प्यूरिन वाले आहार कौन से हैं जो नहीं लेने चाहिए, मांस से आपके जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा बनता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। सोडा है, बियर है, खमीर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, सो ये यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। सो इस तरह के जो फूड है, इस तरह का जो आहार है वो आपके गठिया में नहीं लेना चाहिए। अगर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, सो ये क्या करता है, ये किडनी में पथरी की प्रॉब्लम भी कर देता है। सो स्टूडेंट्स, कम प्यूरिन युक्त आहार कब लेने चाहिए और किस प्रॉब्लम में लेने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट आपके आ रहा है गैलेक्टोज रहित आहार। गैलेक्टोज रहित आहार कब लेना चाहिए, गैलेक्टोसीमिया रोग में लेना चाहिए। गैलेक्टोसीमिया रोग बच्चों में होता है और ये देखिए छोटे बच्चों में गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले जो सहायक एंजाइम्स होते हैं ना, तो उनकी मात्रा कम हो या फिर निष्क्रिय हो जाती है। तो गैलेक्टोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, आपके गैलेक्टोसीमिया रोग बच्चों में हो जाता है। सो इसीलिए जो गैलेक्टोज रहित आहार हैं वो गैलेक्टोसीमिया में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में क्या होती है, वो बढ़ जाती है। सो जैसे कि दूध व दूध से बने प्रोडक्ट ये क्या करते हैं, ये गैलेक्टोज को बढ़ाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। सो इस वजह से क्या होता है, गैलेक्टोसीमिया रोग हो जाता है बच्चों में। सो स्टूडेंट, समझ में आया आज आपको गैलेक्टोज रहित आहार गैलेक्टोसीमिया में। देखिए ये आप कुछ चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा था पार्ट सेकंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का। सो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा इजीली। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।